हेलो एवरीवन, दिस इज पुरूज अनुजैया। आज की हम सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। क्लास 11th के एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है ये। एनसीईआरटी की जो बुक है उसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो भारतीय संविधान में अधिकार चैप्टर का नाम है, तो उसके राज्य के नीति निर्देशक तत्व टॉपिक है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे भी। बहुत छोटा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम रिसेंटली आज़ाद हो रहे हैं तो हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। भाई इतनी ज़्यादा विविधताएं थी उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा गरीबी, अमीरी, छुआछूत और महिलाओं के और पुरुषों के बीच में जो बीच खाई थी, बहुत सारी असमानताएं थी। सामंत थे उस टाइम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे वो, नॉर्मल लोगों की अपेक्षा। तो सभी नागरिकों में समानता लाना यानी सामंत और किसान का बराबर होना, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। एक तरह की काल्पनिक बात होगी उस टाइम के लिए, किस तरीके से इनको बराबर लाया जाए। सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। उन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी हैं। यानी इन समस्या को अगर हमें हल करना है तो कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी हैं, लेकिन इसके साथ ही वे नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। यानी राज्य की नीति है कि राज्य को इस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरीके से करना है एक्सेट्रा, लेकिन सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है कि आपको ऐसा करना ही है। एक होता है ना कि हम 5 साल के लिए अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस तरीके से विकास करेंगे, इकोनॉमी को हम यहाँ तक लेके आएंगे, हम जो है लोगों के बीच जो भेदभाव है उसको वहाँ तक लेके जाएंगे, मतलब मिटाएंगे, लेके नहीं, मतलब आई मीन वही। एजुकेशन के स्तर को किस तरीके से बढ़ाएंगे, सैन्य स्तर को किस तरीके से बढ़ाएंगे, इस तरीके की जो है वो नीतियाँ होती हैं। पर सरकार इसके लिए बाध्य नहीं होती है, बट सरकार को करना होता है क्योंकि उनका काम है ये। संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया है, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई है। यानी दे आर नॉट फोर्सफुली, कि वो जो है फोर्सफुली नहीं है कि आपको ऐसा करना ही है। संविधान में बिल्कुल नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, लेकिन हम कोर्ट नहीं जा सकते उनको लेके कि साहब हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, नीति निर्देशक तत्व में दे रखा है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। ऑब्वियसली ये सरकार का काम है। भाई सरकार का मैनिफेस्टो आता है जब चुनाव आते हैं कि हम ये काम करवाएंगे, ये काम करवाएंगे, ये काम करवाएंगे। अब सरकार कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही तो नहीं। मैनिफेस्टो को आप कोर्ट में जाके नहीं ले जा सकते कि इन्होंने हमें 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी, हर साल की थी, किया था इन्होंने। इस बात को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। मैनिफेस्टो है, हाँ हम ऐसा करेंगे, ऐसी आशंका जताती हैं जो पार्टियां होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। बिल्कुल अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। आपको याद रखना इस बात को कि राज्य के नीति निर्देशक तो होते हैं, वो सरकार किस तरीके से नीति बनाएगी वो उसके पर डिपेंड करता है। सरकार को क्या करना है लोगों के कल्याण के लिए वो डिपेंड करता है। बट यू कैन नॉट गो टू कोर्ट, क्योंकि न्यायपालिका इसे लागू नहीं करा सकती। संविधान निर्माताओं का मानना था कि यार बहुत छोटा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसमें भी ये नाटक कर रहा है यार। लेंगे न्यू आईपैड, थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तब। ओके, कहां थे हम। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है, यानी मोरली है ये, वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले।
यानी कि सरकार को किस लिए बात करेगी? मोरली बात करेगी। अब किसी ने बेशर्माई डाल ली, बोले मैं तो नहीं करूंगा, जाओ कुछ भी कर लो, तो उसका कुछ नहीं हो सकता भाई। मोरली पावरफुल है ये। इसके अलावा वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकार पर डालेगी। कैसे? 5 साल में चुनाव हो रहे हैं, बताओ आप हाँ बेटी, वो वाली तो नहीं, उधर 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 उधर, ओके ओके ओके। तो क्या करेगी? जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकार पर डालेगी। क्या आप ये काम करोगे तो हम करेंगे। जैसे सरपंच का चुनाव है, अब हमारे गांव में क्या सड़क नहीं है, सड़क नहीं है, सरपंच चुनाव वोट मांगने आएगा कि साहब हमें वोट देना, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अब वो से बोलो, बोला हमारे गांव में सड़क बनवाओ, बोलो बनवाओगे? बोलेगा हाँ बनवाएंगे। बोले ठीक है वोट दे देंगे। हमने वोट दे दिया, 5 साल हो गए इसने सड़क नहीं बनवाई। अगली बार फिर आएगा वो कि साहब हमको वोट दे दो, तो बोला आपने पिछली बार सड़क नहीं बनवाई। बोले साहब इस बार बनवा देंगे। कोई दूसरा सरपंच भी आया, बोले साहब हमको वोट दे दो। हम बोले कि सड़क बनवाओगे? बोले हाँ साहब बनवा देंगे। बोले ठीक है इस बार आपको वोट दे देंगे, पुराने वाले सरपंच को नहीं देंगे। बोले साला 5 साल में एक छोटा सा रोड नहीं बनवा पाया हो, क्या फ़ायदा उसको वोट देने का? बार बार एक ही काम को नहीं करेंगे, 5 साल बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर है ना? अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई है। निर्देशों की उसी सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है उसके बारे में देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। कौन सी है? वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। वे लक्ष्य या उद्देश्य जो कि हमें एक समाज के रूप में स्वीकार करने चाहिए। दूसरी कौन सी है? वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। कौन सा हो गया? कि ऐसे अधिकार जो मौलिक अधिकारों के अलावा भी मिलने चाहिए। थर्ड कौन सी है? वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा कि भारत किस तरीके का होना चाहिए। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया। अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून, सामंत या जमींदार जो होते थे उनका उन्मूलन करना, बैंकों का नेशनलाइजेशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, बैंकों का क्या करना? नेशनलाइजेशन करना। कई फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति और जनजाति के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। यानी ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत किए गए हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, जमींदारी उन्मूलन कानून हो गए, कई फैक्ट्री अधिनियम हो गए, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना, कुटीर और लघु उद्योगों का प्रोत्साहन करना, अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण आदि प्रयास। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना आदि सम्मिलित है। क्लियर है? इतने सारे। कौन सा? कि बच्चों को मिड डे मील देना है, वो रोजगार गारंटी योजना होती है, उसके तहत क्या होता है? काम का सीमित अधिकार है ना, पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, शिक्षा का अधिकार एक्सेट्रा। क्लियर है? तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम फिर आएंगे। नहीं, हम ये और कर लेते हैं अभी, क्योंकि फिर जो उनमें संबंध है वो अगली वीडियो में करेंगे। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से? वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। अन्य प्रावधानों के अलावा, अरे चल जा, अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन से संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची बनाई गई। यानी आपको अधिकार ही अधिकार नहीं मिलेंगे,
आपको राष्ट्र के लिए कुछ कार्य भी करने हैं, आपको राष्ट्र के लिए कुछ कार्य भी करने हैं, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। यानी कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10, लेकिन संविधान जो है इस संबंध में क्या है? मौन है। अबे ऐसे नहीं, संविधान इस संबंध में क्या है? मौन है। दूसरा, नागरिक के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, बिल्कुल। देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। यह मौलिक कर्तव्य है। आगे, परंतु यह ध्यान देने की बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मौलिक जो अधिकार हैं वो इसलिए नहीं दिए गए कि आपको मौलिक कर्तव्यों का पालन करना है। मौलिक अधिकार तो आपके पास हैं, लेकिन ये आपकी ड्यूटीज भी बन जाती है कि आपको भी देश के लिए कुछ करना चाहिए ना। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? एक बार ये देख लेते हैं कहां पहुंचे, क्या समझे। ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 30 लाख लोग शहरों में बेघर हैं। इनमें से 5% लोगों के लिए रात में सोने की जगह भी नहीं है। इनमें सैकड़ों बूढ़े, बीमार, बेघर लोगों की जाड़े में शीतलहर से मृत्यु हो जाती है। उन्हें निवास का प्रमाण यानी रहने का जो जगह है न दे पाने के कारण राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र नहीं मिल पाते। यानी उनके पास रहने की जगह है, उसका कोई प्रमाण ही नहीं है कि वो यही इसी शहर के किसी और के, तो ना उन्हें राशन कार्ड मिल रहा है, ना उन्हें मतदाता सूची में नाम आ रहा है। इसके प्रभाव में अभाव में उन्हें जरूरतमंद मरीजों के रूप में सरकारी मदद भी नहीं मिल पाती। इनमें एक बड़ी संख्या में लोग दिहाड़ी मजदूर हैं जिन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। वे मजदूरी की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों से शहरों में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बिहार के लोगों की बात करें, वो आपको भाई बहुत कर्मठ होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, है ना, बहुत कर्मठ होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। वो देश के अलग अलग हिस्सों में आपको मिल जाएंगे। यूपी के लोग हो गए, बहुत कर्मठ है, मेहनती हैं, तो वो क्या देश के अलग अलग हिस्सों में मिल जाएंगे वहां काम करते हुए, है ना। आप इन तथ्यों के आधार पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को याचिका भेजें। आपकी याचिका में निम्न 2 बातों का उल्लेख होना चाहिए। कौन सा? इन बेघर लोगों के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा, आप सुप्रीम कोर्ट से किस प्रकार का आदेश देने की प्रार्थना करेंगे। क्लियर? तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हम फिर आएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध को लेकर। तब तक के लिए